नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान का जो हम सेशन कर रहे हैं यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके लिए भी उपयोगी है, मेरे लिए भी उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्र पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पढ़ने में भी फायदा है, पढ़ाने में भी फायदा है। अभी विलंबिका के लक्षण हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अलसक का पढ़ लिया है, विसूचिका के लक्षण पढ़ लिया है। सारे जो व्याधियां हैं सब अग्निमांद्य के वजह से होती हैं। एक मिनट में आप सब लोगों को पहले म्यूट करता हूँ, क्योंकि जो लोग भी नए ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो वो खट 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 आवाज आती है। ठीक है, तो ना हम लोग अभी ये पढ़ेंगे कि पहले अग्निमांद्य होता है, फिर अजीर्ण होता है। अजीर्ण में भी कौन से टाइप होते हैं? तो आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण। उसके बाद की स्टेज आती है अलसक होता है, विसूचिका होता है, और फिर विलंबिका होता है। तो विलंबिका कैसा होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे पेशेंट हमारे पास जरूर आते हैं, तो उसमें क्या रहता है वो सारे सिम्टम देखते हैं। तो 21 नंबर का श्लोक है, इसमें ऐसा बताया है कि दुष्टम तो भुक्त्वम कफ मारुताभ्यम परवर्तते न ऊर्ध्वमदश्च यस्य विलंबिका ताम भृशु दुश्चिकित्स्याम अमाचक्षते शास्त्रविदः पुराणः। इतना बढ़िया बोल रहे हैं ये कि उदर में कफ और वायु का जब प्रकोप हो जाता है, दुष्टम तो भुक्तम कफ मारुताभ्याम, जब कफ और वायु का प्रकोप हो जाता है तो एक प्रकार का वहां पे आम अविष का संचार होने लगता है। आम अविष जो है वो एक तरह से इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ये अगर पेट में बहुत देर तक रह रहे तो एक तरह से जहर तैयार हो रहा है। और जो अन्न खाया जाता है वह भी, जो फ्रेश अन्न खाया जा रहा है वह भी पेट में जाके दूषित होकर पेट में पड़ा रहता है। आमाशय और अंतड़ियों के चेष्टा तंतु या कर्म सूत्र बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से आहार न नीचे की ओर सरकता है न ऊपर की ओर सरकता है। इसमें खाए हुआ अन्न जो है वो प्रकुपित वायु और कफ के कारण दूषित होकर ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, न वमन होता है न दस्त होता है, और वो उधर ही बैठा रहता है। और ये एक तरह से असाध्य अवस्था में चला जाता है। और यह रोग अत्यंत कष्ट साध्य ही नहीं, एक प्रकार का असाध्य रोग समझा जाना चाहिए। और इसमें ये होता है कि जब कभी उसमें गति होने लगती है तो अन्न जो है वह ऊपर नीचे की ओर सरकने का थोड़ा होता है, कभी बच भी जाता है पेशेंट। लेकिन ज्यादातर यह अगर हमने इसमें युक्ति साध्य चिकित्सा किया तो ये थोड़ा सा चिकित्सा करना ठीक हो जाता है। लेकिन इसको स्पष्ट शब्दों में भृशु दुष्चिकित्सा ऐसा लिखा है। इसमें बहुत ही तीव्र आम पाचन देना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टीकाकार बोलते हैं विलंबिका दुष्टम इत्यादि, मतलब विलंबिका में क्या बताया है कि दुष्टम इत्यादि इससे शुरू किया गया है। तो दुष्टम इत्यादि का मतलब है कि भुक्तम अर्थात किया हुआ भोजन जब कफ और वायु से दूषित हो जाता है, भुक्तमनम कफ मारुताभ्यम दुष्टमिति संबंध, वृषम दुश्चिकित्सायाम अत्यर्थम दुश्चिकित्सायाम प्रत्याख्याम वर्जनीयाम इत्यर्थः।
मतलब यह भ्रष्ट चिकित्साम ऐसा बोला है कि अत्यंत कष्ट साध्य है या प्रत्याख्याय है या वर्जनीय होता है, इसको त्याग देना चाहिए। अब इसमें प्रश्न होता है कि आलसक और विलंबिका जो है, आलसक जो पहले की स्टेज है वो और विलंबिका दोनों ही कफ और मारुत के प्रबलता से होते हैं, दोनों में ही ऊपर और नीचे कोई अन्न जा नहीं रहे, तो दोनों को अलग अलग क्यों बोला है, एक ही चीज बोलते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि अलसक में क्या होता है, वो पहले की स्टेज होती है, इसमें आमाशयस्थ अन्न जो होता है वायु के द्वारा पीड़ित हो जाता है, कफ के द्वारा आवृत हो जाता है। यहाँ पे कफ का आवरण है, वायु के द्वारा पीड़ित है, प्रकोपित है, और ऐसी दशा में शेष दोषों का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण अन्न जो है पेट में अलसीभूत होकर शल्य के समान अवस्थित रहता है और वमन अतिसार नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अलसक में तो अति तीव्र शूलादि लक्षण आते हैं विसूचिका के जैसे, लेकिन विलंबिका जो है ये एकदम अंतिम स्टेज जो है, मतलब इसमें या तो असाध्य हो जाएगा या मर जाएगा पेशेंट। तो विलंबिका में शूलादि लक्षण नहीं होते, वमन विरेचन भी नहीं होते, उधर में जो ये रहते हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो रहते हैं वो पूरी तरह से फंक्शनलेस हो जाते हैं, तो आहार जो है पेट में पड़ा पड़ा रहता है, और वो बहुत ज्यादा विलंबिका। अलसक में तो थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, पेट दर्द वगैरह हो रहा है, इसमें तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, पूरा इंटेस्टाइन जो है वो अंदर ही अंदर पैक हो जाता है, जो अपना जो एक तरह से पाइप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह से पैक हो जा रहा है, मूवमेंट ही नहीं हो रहा, पूरा गच्च भर जाता है पूरा, ऐसे कंडीशन आ जाती है। तो मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। मैंने सेकेंड ईयर में डायसेक्शन करते हुए देखा था, डायसेक्शन नहीं पोस्टमार्टम देखा था, यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में हमको लेके जाते थे, तो कुछ पेशेंट जो थे वो ओवर ईटिंग से उनकी डेथ हो गई थी, तो पोस्टमार्टम में हमको दिखा रहे थे वो लोग। तो जब उन्होंने ये किया पोस्टमार्टम के टाइम पे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को कट किया, हमारे सामने ही पोस्टमार्टम हो रहा था, तो उसमें मैंने देखा पूरा पाइप पूरा पैक भर गया था, तो वो पूरा कच्चा कच्चा उसमें सब चीज दिख रहा था, सब्जी भरा हुआ है और सड़ा हुआ, इतना वॉमिटिंग आ रहा था देख के भी। और मतलब वो पेशेंट का विलंबिका का ही था सारा सिम्टम, ये मैंने खुद ही देखा है, और पेशेंट को हार्ट अटैक आके मर गया था, लेकिन वो विलंबिका ही था सारा। अभी आप लोग को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग आइए और कुछ बताइए। जी डॉक्टर कंचन जी, आपने ऐसे पेशेंट तो नहीं देखे होंगे, अलसक विसूचिका और विलंबिका जी सर देखे मैडम। क्या? जी नहीं सर, एकदम ऐसे है कि बहुत ऐसे तकलीफ हो के पेशेंट की डेथ हुई है ऐसा तो नहीं दिखा है सर, जी और मैंने डायग्नोज भी नहीं कर पाई सर मैं ऐसे कि ये मतलब विलंबिका है करके, जी ऐसे नहीं दिखा सर। जी जी सर। किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। मैंने तो बहुत सारे केस देखे सर ऐसे। जी बताइए कैसे रहते हैं हाँ, सिम्टम। रहते वही सर, उसका जैसे इंटेस्टाइन की मूवमेंट बिल्कुल उनकी कम हो जाती है, सारा ना वो वोमिट कर सकते ना नीचे से फ्लैटस पास हो सकता, कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिपेशन हो जाता है उस पेशेंट को, और लास्ट में क्या होता है इंटेस्टाइन पूरा रप्चर भी कर जाता है, जी और रप्चर करने से मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला गया, अगर टाइम से ऑपरेट ना हुआ तो डेथ हो जाती है। जी बहुत केस देखे सर मैंने। जी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर मैंने एक पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब मैं 8th-9th में थी तब एक आदमी था जो हम लोग के यहाँ दूध देने आता था, उसके साथ ऐसी ही सिचुएशन थी। उसके साथ ना तो वो उल्टी होती थी और ना ही उसको मोशन पास होते थे, बहुत दिनों तक पेट में दर्द रहा, फिर डॉक्टरों ने उसकी इंटेस्टाइन को काट के और बाहर निकाल दिया, मतलब वो बाहर लटकती रहती थी और उसी में से फिर उसका ये सब निकलता था, स्टूल वगैरह। कुछ दिन बाद फिर उसकी डेथ हो गई थी। मतलब प्रोलैप्स हो गया? प्रोलैप्स हुआ नहीं है, डॉक्टरों ने किया, उसको निकाल के बाहर कर दिया, मतलब अंदर ही रहता तो वो कहाँ जाता, उसका निकल नहीं रहा था कहीं से भी ना, तो जी जैसे होल करके बाहर निकाल दिया, मतलब लटकते रहती थी, ऐसा उन लोगों ने बताया था। जी तो सर अभी एक पेशेंट आया है, थोड़ा टॉपिक से हट के पूछूं। जी जी उसको पहले इंटेस्टाइनल एब्सेस था, जी तो उस सबसे पहले उसको अपेंडिसाइटिस हुआ होगा, तो उसका ऑपरेशन कर दिया,
उसके बाद उसको इंटेस्टाइनल एब्सेस भी उसी टाइम से था, लेकिन पता नहीं उन लोगों ने कैसे ट्रीट किया, वो उसका बढ़ गया और उसकी वजह से उसको एब्डोमेन में कहीं पे भी होल होके पस निकलने लगता था। फिर तब वो हम लोग के पास आया, तो वो मेडिसिन से ठीक हो गया उसकी ये सारी प्रॉब्लम। अभी 6 महीने से बिल्कुल ठीक भी हो गया था, वेट गेन हो गया, सब हो गया, लेकिन अभी उसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज्यादा गैस बनती है और मतलब पेट में से बहुत आवाज आती है, बाउल साउंड बहुत ही ज्यादा सही में बहुत तेज होती है, मतलब दूर बैठ के भी आप आराम से सुन सकते हैं ऐसे। और भूख बोल रहा था कि सुबह के दिन में बस खाता है वो, रात को उसको भूख भी नहीं लगती। जी और उसकी जो यूएसजी रिपोर्ट है उसमें कोलैप्स हो गया है लास्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन का एक लूप। तो क्या करेंगे इसमें? मतलब अग्नि मान्यता है क्या उसमें? हाँ, तो अभी तो दीपन पाचन अभी अनुलोमन से ही शुरू करते हैं हम लोग। तो मुझे ये लग रहा था सर, कल बोल रहे थे ना सर लोग कि इंटेस्टाइन में अगर कुछ है, जैसे उसका अब कोलैप्स हो गया है, मतलब लगभग वैसे मोशन वोशन हो रहे हैं उसको, अगर अपन लग्जेटिव देते हैं या वो खुद से ले रहा था और तो भी नहीं भी ले रहा है तो भी हो रहा है, तो नॉर्मल ही है ना, मतलब यही दिया है अभी मैंने, दीपन पाचन अनुलोमन ही शुरू दीपन किया। पाचन अनुलोमन आशावरिश दे दीजिए, जब आम का पचन हो जाएगा तो घृत कल्पना देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी, मतलब ठीक चल रही हूँ मैं। क्या दिया है दीपन पाचन के लिए? रसपाचक वटी दी है और आरोग्यवर्धनी है शंखवटी। जी, तो कुछ इम्प्रूवमेंट और लग रहा है मेडिसिन देने से? अभी कल ही शाम को लेके गए हैं वो, हिंगवाष्टक चूर्ण भी दिया है सर 3 बार दिन में 2-2 ग्राम। जी और उसके बाद अब जब 10 दिन तक कम से कम देखूंगी मैं फिर। जी भिलाई से आया है वो, एक्चुअली पास में नहीं रहते, बहुत दूर से आया। जी। जो मेरा तो आम पाचकवटी है ना, वो थोड़ा कटु रसात्मक है, तो बहुत सारे लोगों को कटु रस नहीं पसंद है, तो उनको फिर तिक्त रसात्मक रस पाचक दिया, रस इसीलिए पाचक सर रस उसको पाचक। रसपाचक दिया, क्योंकि वो दूर भी रहता है। यहाँ पे जो पेशेंट थी पास में ही, उसको दिया था आम पाचक 4-4 टैबलेट, तो वो उतने भी उसको नहीं बियर टॉलरेट नहीं कर पाई, तो फिर मैंने कहा 2-2 खाना तुम सुबह शाम। जी, तो इसीलिए कटु रस नहीं हो रहे तो तिक्त रसात्मक रस पाचक भी काम कर देता है। जी सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और सर किसी? एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो मैंने एक बार देखा, तो एक बार एक एनिम ये था, बुफेलो था, उसका ऐसे ही हो गया, ये ऐसा उसका पेट बहुत बुरी तरह से फूल गया, बहुत बड़ा हो गया। तो फिर एक लोकल आदमी आया, तो उसने उसको ना, जो सुआ नहीं होता, सुए से ना उसको पंचर कर दिया पेट में। वो जी, काफी सारी एयर एकदम से निकला और फिर वो उसको रिलीफ आ गया। अच्छा। हाँ। और बाद में वो हील हो गया, वो जो पंक्चर किया था तो? हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक हो गया था सर। जी, और वो ठीक। बुजुर्ग से आदमी था, उसको आया, उसने सुआ लिया और उसके पेट में वो करा, और एकदम से इतना सारा एयर निकला, और वो धीरे धीरे करके उसका पेट छोटा हो गया, और वो फिर हो गया हर चीज ठीक से। जी और ये जो छोटे जो होते हैं ना, बफेलो के छोटा जो बच्चा होता है, वो जी भी जो वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से उनका पूरा ब्लॉक हो जाता जी है इंटेस्टाइन, उनमें भी ऐसे, तो उनकी भी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। जी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर इसमें जैसे आपने बताया सर, इसमें एक स्टेप ये भी आती है ना सर, जो बताया गया डंडालसक, तो उसमें कहीं ना कहीं दोषों का कुछ हद तक मूवमेंट हो सकता है, इसलिए ऐसा डंडालसक बोला गया है उसको, क्योंकि फिर ये तो सबसे लास्ट की स्टेप होगी विलंबिका। जी, दंडाल और सर में तो एकदम दंड की तरह एकदम कड़क हो जाता है। कड़क हो उसका जाता है। उल्लेख इसमें नहीं दिया है, माधव हाँ गीता में इसमें नहीं नहीं। दिया है। अच्छा जी सर। और इसमें मतलब जैसे विलंबिका अगर देखा जाए तो जैसे अल्सक में बताया गया, उसमें वेदना बहुत होती है। और इसमें विलंबिका में क्या, जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो जैसे पैरालिटिक इलियस टाइप जो होता है, जिसमें पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पूरा पैरालिसिस हो जाता है, और जहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है उसकी, तो इसको इसके हाँ अंतर्गत रख सकते हैं। जी और इसी से पहले जो स्टेप बताई गई विसूचिका, मतलब ये अगर देखा जाए तो तीनों अजीर्ण के ही सब से शुरू हो रही है। उसी में एक अष्टांग हृदय में बड़ा अच्छा श्लोक आया था, तो उसमें बताया गया था कि मतलब खाने का
मात्रावत मतलब सेवन करना कितना जरूरी है कि वही अगर हम हीन मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उसमें बताया गया कि वात व्याधि जैसे होती है, तो उसमें बहुत सारी जैसे जो आजकल मायोपैथीज आ रही हैं, तो अगर हीन भोजन भी ले हम तो वात व्याधि के भी बहुत सारे जो नानात्मक प्रकार बताए गए हैं कि अगर उसमें हम उसको एक एक देखते हैं तो बहुत सारे विकार उसमें के अंतर्गत भी आते हैं। इसलिए हमेशा जैसे आप बताते हैं जैसे कि उसमें वात का ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें पाचन होने के बाद जैसे स्नेहन किया जाए और नस से किया जाए तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन दीपन पाचन होने के बाद वही फिर विसूचिका में आगे बताया गया है, तो उसमें भी अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से बताया गया कि जहाँ पे अगर वात पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके हिसाब से वातज में होगा तो शूल अधिक होगा, और अगर पित्तज में होगा तो अतिसार वगैरह लक्षण होंगे, और कफज में होगा तो फिर छर्दी होगी। उसके बाद की स्टेप फिर ये हमारी आ जाएगी सर अल्सक, और उसके बाद की लास्ट फिर ये विलंबिका। तो विलंबिका में मतलब दोष वैसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन मोर क्रॉनिक स्टेज अगर देखा जाए सर तो अल्सक से ज्यादा विसूचिका है, यही कहने का मतलब हुआ ना यहाँ पे। जी जी। लेकिन पेन अल्सक में ज्यादा होता है। हाँ, अलसक में ज्यादा होते हैं। जी सर, ओके सर। जी। आपको अंजना मैम कैसी लगी जब आप मिली तो? सर मैं अंजना मैम से ही मिलने गई थी, क्योंकि मैं यहाँ की कोई सीएमए अटेंड नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी यहाँ पे कोई नॉलेज शेयर नहीं होता है, मतलब जब तक मैं महाराष्ट्र में रही हूँ तब तक हमेशा अटेंड करती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने जैसी पिक देखी शेयर की गई कि मैम आई है, तो मैंने मैम को फोन किया, मैम मैं मिलने आ रही हूँ सिर्फ, और मेरे को उसी दिन नागपुर निकलना था सर, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन सिर्फ अंजना मैम से मिलने गई मैं आधे घंटे के लिए बस। तो कैसी लगी मैम? बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके, जी बहुत एंजॉय किया हम लोग ने आधा घंटे। जी। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं बताना तो आप आगे देखते हैं। 22 नंबर का श्लोक है। इसमें से बता रहे हैं कि अजीर्ण जन्य आम के अन्य कार्य क्या क्या हो जाते हैं, आगे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यत्रस्तमामं विरुजेत तमेव देशम विशेषण विकार जाते ही दोषेण ये नावततम शरीरम तद लक्षण राम समुद्भवश्च। इसका मतलब ये है कि वायु द्वारा प्रेरित आम जिस स्थान में स्थित होता है वहां विशेष पीड़ा उत्पन्न करता है, और इससे शरीर में वातावरणीय दोष जो प्रकोपित होते हैं उनके लक्षण जैसे पीड़ा, दाह, भारीपन तथा आम से उत्पन्न विकार, अजीर्ण, अलसक आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसी को आगे बता रहे हैं कि जब आम शरीर के किसी भाग में अवस्थित होता है तो आम क्या किसी दोष से व्यापक संबंध हो जाता है, तो शरीर में जो प्रकृति बुद्ध दोष हैं उनका सारा शरीर में वो व्याप्ति हो जाती है। इसकी वजह से विसूचिका, अलसक, विलंबिका आदि एवं बात रोगों से आम विशेष रूप से उस भाग को पीड़ित करता है। अब ये मतलब आम और वायु ये दोनों जब जा रहे हैं तो अलग अलग व्याधियां करते हैं, तो इसके कुछ विशेष अधिष्ठान भी हो जाते हैं। यही दोष देह की प्रकृति माने जाते हैं। तो इससे कई मनुष्य हैं बात प्रकृति के हो जाते हैं, कोई पित्त प्रकृति के होते हैं, कोई कफ प्रकृति के होते हैं। ये इसमें एक दोष मुख्य होता है और दो गौण दोष होते हैं, मतलब बेसिक दोष होता है और बाकी सेकेंडरी होते हैं। इसी प्रकार द्वंद्व प्रकृतियां भी होती हैं और सम प्रकृति होती है। आम विकार के लिए कफ प्रकृति का क्षेत्र अत्युक्त रहता है, यदि वायु के साथ उसका अनुबंध रहे तो कहना ही क्या है। उसी तरह से ये आम रस जो है शरीर के जिस भाग में अवस्थित हो जाता है उस भाग को विशेषतः पीड़ित करता रहता है और शेष शरीर को साधारणतः पीड़ित करता है। इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर मूलभूत दोष और हेतु प्रकोपित होने वाले विकार भी पाए जाते हैं। अर्थात शरीर से प्रकोपित आम और शरीर व्यापक दोष ये दोनों ही अपने लक्षणात्मक विकारों से रोग को पीड़ित करते रहते हैं। मतलब इन्होंने प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति किस तरह से हो सकती है या विकृति किस तरह से हो सकती है, ये इन्होंने बताया है। टीकाकार जो है ये बोलते हैं कि अजीर्णा जातन विसूच्यादि नाम अभिधाय अजीर्ण जन्य सामस्य कार्यांतर महा यत्रस्म इत्यादि। मतलब अजीर्ण से उत्पन्न होने वाली कौन सी व्याधियां हैं, तो विसूचिका है, अलसक है, विलंबिका है, ये सब इन्होंने बता दिया। इसके बाद में आम के कार्यांतर कहते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि आम जिस भाग में अवस्थित हो जाता है उसी प्रदेश को पीड़ित करता रहता है। आमम कर्तुम यत्रस्तम तमेव देशम विशेषण रुजेत एतानन्य देशे अपि किंचित रुजुम करोति इति बोधयति। ये यहाँ बोध हो रहा है कि आम जहां रहेगा वहां पे वो दोष प्रकोपित हो जाएगा। फिर जब ये श्लोक पढ़ रहे हैं यत्र, इस सरल नाम से ये सिद्ध होता है कि वातादि दोष प्रकोपित होकर शरीर में इधर उधर प्रतिधावित होते रहते हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं रहता है। और इसी प्रकार प्रकोपित आम भी
जिस तरह से दोष इधर उधर जा रहे हैं वैसे आम भी शरीर में घूमते रहते हैं और उसके वह आकर जिसका दोष सम्मूर्छना होता है उस तरह से वो पीड़ा उत्पन्न करते हैं और अपने अपने प्रकोपक कारणों से प्रकोपित होने वाले वातादि दोष जिस शरीर से व्याप्त हो जाते हैं उस दोष के लक्षणों से, जैसे वायु का प्रकोप होगा तो तोदभेद होगा, पित्त प्रकोप होगा तो तृष्णा होगा, दाह आदि होगा, कफ का प्रकोप होगा तो तंद्रा गौरव आदि लक्षण होंगे, आम से उत्पन्न होने वाले अविपाक अलसक आदि लक्षण भी इनके साथ हो जाते हैं। तो इस तरह से मिले जुले लक्षण आ जाते हैं और सुश्रुत ने तंत्रांतरण में पठित आमवत नाम का रोग का ग्रहण किया है क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं, ऐसा बताया। एक मिनट, ये एक श्लोक है यहाँ पे, यदुक्तम तंत्रांते प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधस्तादाहरो न विपच्यते आमाशय अलसिबदेन स्व अलसक स्मृतः। इसका मतलब यह है कि जब अन्न जो है मतलब आमाशय में पड़ा रहता है, आमविष तैयार हो जाता है तो न ऊपर जाता है न नीचे जाता है न पचता है, अलसी भूत होके वो उधर ही पड़ा रहता है, इसलिए उसको अलसक बोला है। फिर दूसरा बोल रहे हैं विलंबिका और अलसक दोनों रोग में वात और कफ की प्रबलता होती है, दोनों में आहार का न अध या ऊर्ध्वगमन होता है न पचता है, किंतु भेद यह है कि अलसक में तीव्र पीड़ा आदि अन्य उपद्रव भी होते हैं। यदुक्तम पीड़ितम मारुते तान्यतर श्लेष्मणा रुद्मंतरा अलसम शोभितम दोष शल्यत्वेन संसितम शुलन कृते तीव्र छर्दे अतिसार वर्जितन। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये शल्य की तरह हो जाता है, एक फॉरेन बॉडी की तरह हो जाता है और अलसक में शूलादिन कुरुते, शूल आदि हो जाता है, तीव्र छर्दे अतिसार वर्जितन, मतलब इसमें अतिसार भी नहीं होगा और उल्टी भी नहीं होगा, लूज मोशन भी नहीं होगा। लेकिन इसमें भी पीड़ितम मारुते तान्य विश्लेषण रुद्मंतरा, मतलब वायु और कफ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कफ का आवरण है और वायु पीड़ित हुआ है, प्रकोपित हुआ है। अलसम शोभितम दोषे ही, ये आलसी की तरह दोष प्रकोपित होके वहां पे बैठे हैं, शल्य तनव संस्थितम, शल्य की तरह रुके हुए रहते हैं। ये अलसक का बता दिया। आगे की स्टेज विलंबिका है। अब श्लोक नंबर 23 देखिए, ये तो असाध्य लक्षण बता रहे हैं कि इसमें तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं टीका में, यह शावव दंतौष्ट नखो अल्पो संज्ञो वम्यर्दितो अभ्यंतर यात नेत्रः श्यामसुरः स्वर सर्व विमुक्त संध्यायानान्नरः स्व पुनरागमनाय। इसका मतलब यह है पुनरागमनाय, इसका मतलब यह है कि असाध्य लक्षण बोल रहे हैं कि जिस विसूचिकाग्रस्त मनुष्य के दांत, होंठ और नख काले या नीले पड़ गए हैं। अब वो काले क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि वहां पे वायु का प्रकोप है पूरा। और नीले क्यों पड़ गए हैं? तो फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए दूषित वायु है, इसलिए पीला नीला पड़ जाता है, मतलब विश्वत हो जाता है। जिसकी चेतना क्षीण हो गई है, वमन बहुत आ रहे हैं, जिसकी आंखें भीतर धस गई हैं, स्वर बैठ गया है, सारे शरीर के जोड़ ढीले पड़ गए हैं, ऐसा रोगी फिर न लौटने के लिए चले जाता है, तथा मर जाता है। हड्डियों की संध्या शिथिल हो जाती है, फिर स्वर क्षीण हो जाता है, आंखों की पुतलियां चढ़ जाती हैं, उल्टी होता है, चेतना शक्ति कम हो जाती है, धीरे धीरे बोल पाते हैं। इसको टीकाकार बोलते हैं कि विसूचिका लस्य और असाध्य लक्षण या इत्यादि। विलंबकायस्तु स्वरूपेण व साध्यत्वम मिति जज्जटा। इसका मतलब ये है कि विसूचिका और अलसक के असाध्य लक्षण क्या है, विलंबिका के असाध्य लक्षण नहीं दिए, विसूचिका और अलसक के ही क्यों दिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीकाकार। तो ये बोल रहे हैं कि आचार्य जेजेड बोलते हैं कि विलंबिका तो जन्म से ही लक्षण से असाध्य ही पाई जाती है, तो इसीलिए उसका विशेष उल्लेख नहीं है, वो तो विलंबिका है ही असाध्य वाला। लेकिन अलसक और विसूचिका ये साध्य भी है, लेकिन अगर इनकी चिकित्सा नहीं हुई तो ये फिर असाध्य अवस्था में जाते हैं, इसीलिए इसका उल्लेख किया गया। अल्प संज्ञा जो शब्द बोला है, इसका मतलब है कि मूर्छित हो जाता है या मोह पीड़ित हो जाता है। सारे आईसीयू में ऐसे पेशेंट मिलते हैं। अभ्यंतर यात नेत्र, मतलब आंखों की नेत्र गोल, आंखें जो रहती है नेत्र गोलकों में धस जाती है। फिर बोल रहे हैं सर्व विमुक्त संधि, बंध टूट जाता है, शरीर के जोड़ हिल जाते हैं, ऐसा मनुष्य मृत्यु के लिए बलि बन गया ऐसा, या फिर वो मर जाता है, ऐसे इन्होंने बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आईसीयू के पेशेंट किसी ने अगर देखे हैं तो बता सकते हैं। अनुरिता मैडम है क्या? शायद अनुरिता मैडम नहीं है। सर मैंने बहुत देखे ये कि सर इसमें ना एलोपैथी में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, जैसे विसूचिका का है या उसका विलंबिका का है,
ऐसा कोई वो नहीं होता, बस उसको तो एक ही तरीके से देखते हैं भी ये सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर कोई पेशेंट टाइम से आ गया, रप्चर नहीं हुआ तो ऑपरेट हो जाता है। अगर कोई टाइम से नहीं आया तो उसका इंटेस्टाइन में गैंग्रीन हो जाता है और वो हाइपोक्सिया हो जाता है पेशेंट को, जैसे कहते हैं ना होठ नीले हो गए, हाइपोक्सिया की वजह से नख नीले हो गए। तो ये ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन की, जो गरीब पेशेंट रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते वो ऐसे ही मर जाते हैं। और कई बार जैसे लोकल एरिया में करवाते रहते हैं लोग ट्रीटमेंट, पता नहीं लगता डॉक्टर को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो सही अप्रोच तक नहीं पहुंच पाते, तो वो इसीलिए असाध्य हो जाते हैं। अगर कोई सही ठीक आदमी सही टाइम पे पहुंच गया एलोपैथी में तो ऑपरेट हो जाता है तुरंत। यूएसजी करवाया, यूएसजी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिला तो 2 दिन हम ट्राई करते हैं, उसमें जैसे राइस ट्यूब डाल के नीलोरली कर लेते हैं। राइस ट्यूब डाल के उसको एस्पिरेट करते रहते हैं, जो उसका फीकल पार्ट्स है ना, जो अंदर एयर है वो राइस ट्यूब से ओपन करके ना छोड़ देते हैं, उसको निकल जाता है। तो कई बार तो पेशेंट ऐसे ठीक हो जाते हैं, फेरेटिस भी पास हो जाता है, एब्डोमेन भी जैसे पूरा का पूरा खुला हो जाता है, ओबेसिटी पेशेंट जैसे उसका रहता है तो ठीक हो जाता है अगर टाइम से ऑपरेट कर दिया तो। यही है सर, उसमें एलोपैथ में ऐसा कोई नहीं है ये विसूचिका है या बाकी विसूचिका तो होता ही है सर। जैसे पेट में ना पेशेंट कर रहा था बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा पेन होती है, कई बार इंटेस्टाइनल टॉर्सन भी हो जाता है, जैसे इंटेस्टाइन घूम गया ना तो उसमें भी बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, फिर वो ब्लॉक हो जाता है सारा का सारा, वो वायु की वजह से ही घूम जाता है अंदर, ज्यादा वायु रहेगा तो। जी इसमें भी दिखता है ये, छोटी बहुत बेबीज केस में देखे भी थे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ हाँ छोटे बेबी में भी हो जाता है। इसमें बस यही है ट्रीटमेंट, तो अगर गैंग्रीन हो गया इंटेस्टाइन का तो उसको कट करके एनास्टोमस कर देते हैं, मतलब दूसरा अच्छे अच्छे वाला पार्ट उसमें जोड़ देते हैं और जो गैंग्रीन वाला पार्ट वो निकाल देते हैं। तो तल्विन सर, इसमें पेशेंट आयुर्वेद के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग? मतलब वात का अनुलोमन, दीपन मैम, पाचन। हाँ मैम यही है, हम भी लंगन ही तो करते हैं। और मेन नहीं, नहीं, सर आयुर्वेद से ही पूछ रही ठीक हूँ। कर सकता है ये दीपन पाचन लंघन, यही हाँ तो। लंगन दीपन पाचन यही है अपना फंडा। और अनुलोमन करने वाली दवाएं देते हैं, कभी कभी विरेचन वाले ने, कभी बस्ती देना पड़ता है, नीरू बस्ती। विशु जी कहते हैं सर तो इसमें कितने सारे तीक्ष्ण केसेस आते हैं। विरेचन बहुत काम करता है ना, और गोमूत्र। हाँ मैम तीक्ष्ण विरेचन तो तभी काम करेगा ना, मान लो इंटेस्टाइन पैरालिटिस हो गया, इंटेस्टाइन बिल्कुल ब्लॉक हो गया, फ्लैटस पास नहीं कर रहा, अगर आप तीक्ष्ण विरेचन देखो तो रप्चर ना हो जाएगा। पहले नील ओरली रखो, लंघन कराओ पेशेंट को, ठीक है ना, दीपन पाचन करो। जब दीपन पाचन करके तो उसमें हमने जब बाउल साउंड आ जाएगी तब हम विरेचन करें तो पेशेंट ठीक रहता है। या फिर मतलब इस बस्ती बात देना पड़ता है, नहीं, कई वैतरण बार बस्ती। हाँ या ऐसे बस्ती, भी पेशेंट हाँ या जी बस्ती सर, क्योंकि बस्ती दो कई जैसे बार ऐसे भी पेशेंट होते हैं ना जो ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके हैं। हाँ जी मतलब ऑलरेडी। ऑब्स्ट्रक्शन भी अलग अलग तरह के पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि उनका ऑपरेशन हो गया है और फिर से उनको ये दिक्कत हो जाती है। अब उन्होंने थोड़ा पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, क्लियर कर दिया या काट दिया, जो भी किया उन्होंने, उसके बाद फिर से वो दिक्कतें शुरू हो जाती है। आफ्टर 1 ईयर दे अगेन सफर फ्रॉम सेम सिम्टम्स। तो उसके बाद अगर पेशेंट आता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर फिर बोल देगा कि ठीक है आप सर्जरी कर लीजिए। तो ऐसे कंडीशंस में मतलब वहां पे हम असली में मतलब एलोपैथी दीपन के पाचन डॉक्टर्स करके के, फिर विरेचन देते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स जो रहते हैं ना, वो केस को और बिगाड़ देते हैं, वो सर्जरी वर्जरी करके। अग्नि को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके साइंस में। हाँ वही है ना सर, वो कंसेप्ट है नहीं ना, वो तो बस अग्नि वाला तो कंसेप्ट सर हमें भी नहीं पता था। जब से मैंने फरवरी से ये ज्वाइन किया तब से मैंने आम पाचक और ये यूज कर रहा, दीपन पाचन के सारे चूर्ण मंगा के रखे हैं। मेरे को इतना मस्त मजा आता है ना प्रैक्टिस करने में। लोग आपने दीपन पहले पाचन के लिए क्या क्या मंगाया सर? मैंने सारे चूर्ण मंगा के रखे हैं, जैसे सर दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, और शिवक्षार पाचन चूर्ण है, हिंग वाष्टक चूर्ण है, और पंचकार चूर्ण है, सारे मंगवा के रखे सर। जैसे दोस्त के अनुसार मैं जैसे किसी को पित्त वाला रहता तो उसी के हिसाब से दे देता हूँ, और जिसको वायु वाला रहता है तो उसमें अलग वाला देता हूँ, कफ वाले में अलग वाला, तो मतलब सारे मिक्स भी कर देता हूँ सर मैं, 2-3 चूर्ण मिक्स कर भी देता हूँ। तो जैसे उससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है दीपन पाचन इम्प्रूवमेंट देने ये से? होता है, दीपन पाचन देने से इतना इम्प्रूवमेंट आता है सर, जो मतलब मेन व्याधि ही 80% इन्हीं से होती है। दूसरा जो एक तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट घट गई है सर, मैं उल्टी सीधी जैसे दवाइयाँ एलोपैथ में देते हैं वो बिल्कुल कम हो गई, और पेशेंट इतना खुशी खुशी आता है, क्योंकि पहले जितनी भी दवाइयाँ देते थे ना उसको पेट फूल गया, कभी कब्ज होगी,
वो मोस्टली यही रहता है, ये दवाई मेरे को ज्यादा गर्म नहीं देना, मेरे को दवाई सूट नहीं करती। ऐसे ही हर डॉक्टर के पास बैठता है, कोई इतनी सारी प्रॉब्लम लेके बैठता है और बहुत सारी प्रॉब्लम गिना देता है पेशेंट, और फिर कहता है डॉक्टर साहब दवाइयाँ मेरे को ऐसी देना जो सौम्य हो और जल्दी पच सके। तो हम जैसे दीपन पाचन वाला देना, ये पेशेंट इतना हैप्पी रहता है, मेरा भूख भी लगने लगी, मेरा कब्ज भी चला गया और मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो। मतलब भूख लगने लगे और कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए तो 80% तो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। और ये दीपन पाचन के उसी से ही हो, मैं अपनी चिकित्सा करता ही इसी से शुरू, दीपन पाचन से। अब चाहे कोई भी उसको मैंने चूर्ण देना ही देना है, आम पाचक या कुछ भी, मतलब ऐसा वो अपना युक्ति पूर्वक देना ही देना, और वो बहुत ज्यादा मेरे को ना काफी बेनिफिट होगा जी। वही तो सर सीए इंटेस्टाइन के इसमें काफी बार केस, आप जो विसोचिका और ये बोल रहे हैं ना, वहाँ का पेन फैक्टर बहुत सीवियर होता है सर। इवन छोटे बच्चों में जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वाली कंडीशन रहती है, या फिर ऑपरेटिव के बाद में वो बोलस है या फिर अन्न का जो पार्ट है ना, वो लिटरली फॉरेन बॉडी की तरह अंदर ये करता है। इट बिकम्स अ वेरी सीवियर केस कि जब ऐसी कंडीशन है तो उस वक्त में सीवियर पेन किलिंग या सर्जरी ही इंडिकेटेड होता है। तो वेरी लेस चांस आर देयर कि हमारे पास में ऐसी कंडीशन में केस, लेकिन ऐसे केसेस दिखते हैं। ऐसे केसेस में जैसे सर बोल रहे वैसे चांस मिले तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है सर कि इंस्टेंटली हम अगर बस्ती और ये नहीं दे पाए तो भी हम अगर उधर के ऊपर से या फिर जहाँ पे पेनफुल साइट है वहां पे अगर कोई आलेप या फिर स्नेहन या सिरावेद करे तो तकलीफ दूर कर सकता है। क्योंकि मैंने यूजुअली आईसीयू में या फिर सर्जरी इंडिकेटेड जो केस है उसमें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि विसूचिका मतलब सीवियर पेन रहता है उसमें, और विलंबिका तो मतलब उस कंडीशन में पेशेंट याप्य और ये चीजें हो ही नहीं सकती। आप बता रहे हैं कि बिल्कुल असाध्य है। तो दैट में भी काफी सारी चीजें कंटेम्पररी होती है कि उस वक्त में वो वो सर्जरी मैंने गांगल सर हमारे सचिन थे ताराचंद में, तो पोस्ट सर्जरी जिन लोगों को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जल्दी नहीं आता था और अगर गलती से 2-3 दिन के बाद में खाना गया और वो मतलब वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ और वो चुभने जैसा काम थे, तो लिटरली कराते हैं लोग, चिल्लाते, इतना पेन देखा है मैंने। वो शायद आप जो बता रहे हैं वो कंडीशन होती होगी कि स्थानिक आम जो है वो भी दोषों की तरह वहां पे जाके वातादी दोषों तो को। आप ये मॉडर्न डॉक्टर्स को ये अग्नि का कॉन्सेप्ट कभी बात किए हैं, डिस्कस किए हैं कि हम लोग दीपन पाचन देते हैं, अग्नि का कॉन्सेप्ट? सर ढोरे पाटिल सर है ना, या मैं जिस हॉस्पिटल की पैनल कंसल्टेंट हूँ, वो नहीं सुनते हैं क्योंकि वो बैरियाट्रिक वगैरह इतनी बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि उनका सर्जरी में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन सुनते हैं सर, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उनपे बीतती नहीं। लेकिन अभी डॉक्टर अस्मिता है विसी के लिए कि उनकी फैमिली के 7-8 लोग हैं, वो खुद एमबीबीएस है फ्रॉम रशिया। उनको जो हमने ट्रीटमेंट दिया या जो हम कंसेप्ट बताते हैं ना, उस पे उनको, इवन वो कॉस्मेटिक पेशेंट है उसको 2 चीज बता दी जाती है। अगर आपने ये खाया और उसके बाद में अगर आपको ये सिम्टम दिखे, चेहरे पे पिंपल दिखा या फिर आपको गैसेस हो रही, तो सिंपल ये समझिए कि जिस चूल्हे पे अग्नि नहीं है उस पे आपने बहुत बड़ा बिरयानी का चावल का पतीला चढ़ा दिया और वो कच्चा ही रहने वाला है। कच्चे चावल से आपको क्या मिलेगा? सारी चीज खट्टी ही मिलेगी। तो वो चीज उस तरीके से एक्सेप्ट होती है। अभी तो बहुत ओपनली आयुर्वेद को ये करते हैं, लेकिन सिर्फ वो नाम नहीं निकालते। तो वो बिल्कुल भी रशिया से नाम थोड़ी ना नहीं पड़ी है, निकालते। वो यूक्रेन से पड़ी है ना। नहीं, रशिया से पड़ी है सर। रशिया ने यूक्रेन में ही पढ़ते हैं, अभी तो यूक्रेन का हो गया, तब कहाँ पढ़ेंगे एमबीबीएस, कहाँ करेंगे अब? अभी तो सर वो वहाँ का तो लक स्टैंडर्ड फैक्टर। ही सर, वहाँ का स्टैंडर्ड ही ऐसा होता है सर। यूक्रेन का मैं बताता हूँ, मैंने एक हॉस्पिटल में काम किया था, एक लड़का वहां से करके आया था और वो एमडी की डिग्री देते हैं। और हमारे जो बीएमएस रहते हैं ना, हम उस हॉस्पिटल का ये था, सबसे पहले तो जनरल वार्ड में जाएगा सीखने के लिए अगर कोई नया अपॉइंटमेंट होता है, और फिर उसका जैसे नॉलेज बढ़ेगा तो फिर वो धीरे धीरे आईसीयू में चला जाता है, मतलब 1-2 साल के अंदर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है। पर वो यूक्रेन वाला था, वो तो 3-4 साल जनरल वार्ड में रहा, उसको कुछ आता ही नहीं था, वार्ड बॉय से भी कम आता था उसको। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, प्रैक्टिकल नॉलेज तो होता ही नहीं है, पेशेंट बीमार नहीं होता, एक फीवर का पेशेंट आ गया तो लोगों को ये हो जाता है फीवर आ गया, फीवर आ गया, 20-20 लोग, मतलब अचंबा सा लगता है उन लोगों को। मतलब नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम होते हैं वहां पे। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा थ्योरी में तो आपको क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं लगेगा जी। और अब तो आप कहाँ पढ़ेंगे? अब यूक्रेन तो पूरा बर्बाद हो गया, आप कहाँ कर रहेंगे ये? कम से कम और 10 साल जैसे तो लगेगा इनको पूरा ठीक होने जैसे में। सर आपने अग्नि के कंसेप्ट की बात की, एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता। एलोपैथी में तो बस पीपीआई लिख देते हैं
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटापेराजोल, रेबिपेराजोल, इलापेराजोल, ये। और अगर गैस्ट्रिक मोमेंट कम है तो वो उसमें ये चलते हैं इटोप्राइड वगैरह, लिवोसल्प्राइड, इटोप्राइड, और या फिर जैसे H2 ब्लॉकर देते हैं, रेनिटीन, साइमिटिडीन, ये वाली ड्रग चलती है। बाकी और तो उनको वो अग्नि सब क्या करता है, देते हैं। अग्नि को मंद करता है कि अग्नि मंद नहीं करता सर। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जैसे अम्लपित्त जैसे लक्षण आ रहा है, खट्टे डकार आ रहा है, एसिड वहां से सेक्रेट होता है तो उसको पंप को इनहिबिट कर देता है। H2 ब्लॉकर का भी सेम ही वर्क रहता है, तो कुछ नहीं करता वो। दीपन पाचन का तो उसका है नहीं वो, मतलब मतलब एसिड का सिक्रीशन बढ़ा बंद रहे कर हैं। देगा? हाँ, सर वो संप्राप्ति को बढ़ा रहे हैं। अग्निमांदी ही करता है, वो जो अग्नि H2 मंदी ब्लॉकर और करता है। अग्निमांदी ही करता है, क्योंकि पेशेंट जब उसका 3 घंटे के बाद में कवरिंग निकल जाता है तो वो दुगनी मात्रा में या तो सर उष्ण गुण से एसिडिटी बढ़ाएगा, या फिर अग्निमांदी ही करता है सर। क्योंकि यूजुअली आप देखिए जो ओमेज और ये सारी चीजें लेने वाले लोग हैं, वो सारी गृहिणी के लक्षण लेके ही आते हैं। जी हाँ और जी मैम। हाँ, गृहिणी के ही लक्षण रहते हैं। इवन आप किडनी फेलियर और जो हार्ट पेशेंट है, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी मॉडर्न ट्रीटमेंट के बाद में आ रहे हैं, सर उनका पहला लक्षण और पहला कॉम्प्लिकेशन आपको दूर करना पड़ता है ना, वो अग्निमांद्य और अजीर्ण। यही सिम्टम जब तक दूर नहीं होते तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इतना सीवियर अग्निमांद्य रहता है, मतलब तो ये सब जगह बनाया पे कैसे लीनर उन्होंने, दोष। H2 ये ब्लॉकर, और ये बनाया हाँ, क्यों? संप्राप्ति को बढ़ाता है सर। ये धीरे धीरे करके IBS, जैसे मैम कह रहे हैं ना, ग्रहणी दोष्टि कर देता है। 3-4 साल के बाद तो फिर उसका वही हो जाता है, ग्रहणी दोष्टि। और फिर IBS की चिकित्सा करो, IBS के बाद फिर उसको अल्सर हो जाएंगे, फिर वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर स्टीरॉइड खिला देंगे पेशेंट की। बस धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन देते देते डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। नहीं तो फिर ये तो साइंस तो ठीक ही नहीं कर पा रहे, सिंड्रोम बना के भेज दिया बस। बस सर यही तो इन्होंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में इसलिए तो महारत हासिल करके रखी है ना सर। और दूसरा देखिए, अब तक वो उनके उनका शास्त्र है सिम्टम्स के लिए। भाई जहाँ पे एसिड सिक्रीट होता है वहां पे H2 रिसेप्टर पे काम करो, जहाँ पे पेन है वहां पे जो भी इंटरल्यूकिन या फिर जो भी रिसेप्टर से जो साइटोकाइनिन पाथवे उसको ब्लॉक कर दो। तो ऐसी सारी चीजें श्रोतावरोध ये डेवलप करके सिम्टम्स कम कर लेते। हमें भी जब पेन किल है, अभी जैसे कल एक मैडम ने बोला कि मैंने तो एंटीबायोटिक ले लिया, लेकिन जहां पे उन्होंने अगर मेडिसिन लिया है, वो भी बूस्टर डोज लिया है, या फिर कोविड का इंजेक्शन लेने के बाद में उनको अगर कोविड ये हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि उसने कोविड का वायरस इंट्रोड्यूस करने के बाद में सर्व विकासी व्यापी ऐसे दोषों को क्लीन करके, दोषों को दूषित करके उनको कोविड किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने सिम्टम्स कम करने के लिए एंटीबायोटिक लिया, जबकि वो श्वास कुठार और ये ले रहे थे। बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड सर, हमें ऐसे लगता है कि पेन कम हो जाए तो बीमारी कम हो जाती। ये हमारे अंदर डाला गया है मॉडर्न की वजह से। ये अभी आयुर्वेद इतना सिंपल करके आप बता रहे हैं, हम यूज करेगा, हम प्रैक्टिस में 20-25 साल से ठीक करें, तो वी आर कॉन्फिडेंट इन टू दैट कि विदाउट पेन किलर आपका आम जैसे ही कम हो जाता है, आपका पेन भी कम होता है। और अभी आपकी वजह से तो आज एक टेक अवे मिला मुझे कि कहीं पे भी अगर स्पेसिफिक पेन है तो वहां पे आम ही जाके बैठा है, वो फिर कोई धातुगत हो या फिर जानू संधि के वहां पे स्थानिक है, तो इसका मतलब स्थानिक वहां का दोष जो भी है उसको अगर हमको पेन किल करना है तो वहां पे भी हमको आमज ही संप्राप्ति कम करनी है। सिर्फ वातज्ञ चिकित्सा करके नहीं चलेगा, वहां का वातानुलोमन, वहां की स्थानिक इसमें उष्ण प्रदेह जो भी चिकित्सा है, वो वहां के आम को जब तक खिलाएगी नहीं तब तक वो स्थानिक पेन कम नहीं होगा। ये तो आपने बता दिया आज की ट्रीटमेंट जी। और बताइए रवि कुमार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जो मूड गर्भ है, अंजना मैडम अगर है तो जो मूड गर्भ है, जब वो फॉरेन बॉडी करके, क्योंकि अभी मेरे पास में 7 मंथ की केस आई थी, तो जो 7 मंथ में बिकॉज ऑफ PV आवाज कट रहा है अनुरिता मैम। अनुरिता मैम आपका आवाज कट रहा है। सर आप बताइए सर, डॉक्टर रवि हाँ जी। सर, जी सर, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मैं सुन रहा था सर। जो है तो मॉडर्न की डॉक्टर सर जो है अग्नि का कंसेप्ट मानते तो नहीं है सर जी, लेकिन जो है ढेरों ढेर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम खिलाते हैं सर। जो है जी, जैसे रिस्टोजाइम या इस तरह के एंजाइम बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, पर अग्नि का कंसेप्ट मानते भी नहीं है। दोनों बातें सर, जो है ये हम लोग यूजुअली देखते भी होंगे सर। जो है जी, और पहले तो आयुर्वेद ही था तो लोग ज्यादा दिन तक जीते थे और स्वस्थ रहते थे। जब से एलोपैथी साइंस आ गया, लोगों का जो लाइफ है वो कम होते जा रहा है।
नहीं तो सर मेरा सवाल है कि जो वो अग्नि के कंसेप्ट को मानते भी नहीं है और फिर भी इतना काउंटर एंजाइम खिला देते हैं मरीजों को सर, तो इसका क्या मतलब है सर? तो एंजाइम से क्या सीक्रेट होता है? बस एसिड ही तो सीक्रेट होता है ना, लेकिन वो उनका जो भी कंसेप्ट हो सर, वो सोचते हो कि डाइजेस्टिव फायर जो है इंक्रीज करेगी, कुछ ऐसा सोच के सब जो है वो लोग मतलब वो prescribe करते आम दोष को पचाना है, ऐसा कुछ हैं। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी फिर उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पर वो एंजाइम जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। अंजना मैम, आप कुछ बताएंगी क्या? आपका क्या मत है इसमें? अंजना मैम सुन पा रही है क्या? शायद मैम हाँ नहीं सर, सुन। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड जी, मॉर्निंग, आपका क्या मत सुप्रभात। है ये सब सर में? इसमें बहुत ही हमें स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ तो पहले से ही बताया है ना कि आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आहार कौन सा लेना चाहिए, आहार का जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए, और प्रकृति के आधार पर इसे हम लोग निर्धारित करते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट आ भी जाते हैं कि हाँ, जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छे से, अग्निमांद, अजीर्ण, और अब हम आ गए अल्सर, विलंबिका, दंडाल्सर, आम विष, तो ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और हमारे यहाँ आती हैं। अब जैसे मॉडर्न में जाएगा बंदा तो उसको वही कहेगा, डॉक्टर साहब हमें खाना नहीं पच रहा है, हमारा पेट फूल रहा है, उसने एंजाइम पकड़ा दिया और एंजाइम खा लिया पेशेंट ने, और उसको सिम्टोमेटिक, जैसे अनुरिता मैम ने कहा, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया, लेकिन हकीकत में वो रिलीफ नहीं है। वो केवल यह है कि उस समय वो डिपेंडेंसी बढ़ाता है एंजाइम। अगर आपने रोज खाना भी नहीं खाया या पेशेंट को लगातार आपने 2 महीना 3 महीना एंजाइम दिया तो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ा देगा। और ये सेलेक्टिव ब्लॉकर और सेलेक्टिव रिसेप्टर की बात करते हैं ये लोग, ये भी बस केवल हमें नहीं लगता है, क्योंकि आज वो ड्रग कार्य करती है, अगले दिन से वो ड्रग खत्म हो जाती है और पेशेंट की प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती है। मेरे हिसाब से ऐसे केसेस में सर, सबसे पहले जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि आम ही ना बने, और अगर आम बन रहा है तो उसको तुरंत हमें वहीं पर रोकना चाहिए। जैसे पेशेंट आता है स्टार्टिंग में, जो मैं करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, जहाँ मुझे फील हो जाता है कि पेशेंट को इंडाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ सबसे बेस्ट ड्रग जो अपने पास है, आज भी है और हम अक्सर देते हैं, सब लोग ही देते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुपेलू हिंगवादी बटी। कुपेलू का इतना अच्छा रोल है, और बहुत बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं ले पाता है तो उसको सबलिंगुअली दे देते हैं, और उसको जो पेशेंट के पेट पे नाभि के पास उसका बहुत अच्छे से हम लोग लेप भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो कुपेलू हिंगवादी बटी को हम तिल के तेल में हम संस्कारित करके उसकी नाभि पूरण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बॉबल साउंड प्रेजेंट है पेशेंट को, सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि बॉबल साउंड प्रेजेंट है और पेशेंट को पेन हो रहा है, तो हमें वायु का अनुलोमन करना है, और लंघन तो करना ही करना है। अगर ज्यादा पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है तो फिर राइस ट्यूब डाल के, नाड़ी यंत्र डाल के उसको जो मूड, जो कहते हैं छल्ले की तरह आहार हो गया, उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और थोड़ा सा गर्म पानी से पेट की सिकाई भी करना चाहिए, और लेपन भी करना चाहिए हींग का, कपीलू का और हींग का। अगर कंडीशन ज्यादा सीरियस होती जा रही है, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि गैंग्रीन बन जा रहा है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तब की कंडीशन में फिर हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई वो नहीं रह पाता। लेकिन वो कंडीशन में अगर पेशेंट आता है तो सेकेंड टाइम उसको ये अटैक ना हो, या उसको इतना अच्छे से हमें कन्विंस कर देना चाहिए कि अगर एक बार हो चुका है तो दोबारा होने के चांस बहुत ज्यादा है, फिर आपकी लाइफ को खतरा है। तो फिर हमारे पास इतने ज्यादा ड्रग्स हैं तो उसको हमें लगातार उस पेशेंट को रखना पड़ेगा। लेकिन हम जहाँ पे हम ब्लॉकर्स की बात कर रहे थे कि हम जो है ये दे सकते हैं, जनरली जो हम देते हैं पेंटाप्राजोल वगैरह, उसकी जगह अगर हम अपने पेशेंट को विस्तृत पट्टी पे रखेंगे, अगर हम उस पे जो है आम पाचक पट्टी पे रखेंगे, या फिर हम उसको अग्नि 20 पट्टी पे रखेंगे, तो हमारे पेशेंट को काफी रिलीफ मिलेगा। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी तो लाइफ हम लोग नहीं बचा पाते। अल्सर, दंडाल्सर और विलंबिका में 3 अंतर भी बताए हैं। अल्सर फर्स्ट स्टेज बताइए, क्रियाति ना ऊर्ध्व ना अधस्तारो पच्यते। तो यहाँ केवल बात का, जैसे अभी आपने बताया कि जो है आवरण हो जाता है उसका बात के द्वारा, तो हमें बात पे कार्य करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेज बताया कि अगर वहां पे हमको पीलू का लेप करें या सबलिंगुअली दें, या थोड़ा सा उसको सिकाई करें, थोड़ा सा पेशेंट को बोले कि अभी कुछ नहीं खाना है, तो उससे बहुत रिलैक्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे अगर दंडाल्सक या आम विष की बात हम करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं विष बना है। विष बनने का मतलब ये है कि टॉक्सिस बॉडी में रिलीज हो रहा है, या जो खाना है वो बहुत खराब हो चुका है, सड़ चुका है, और वो पूरे शरीर में विष फैला रखा है। तो यहाँ फिर हमें वायु का अनुलोमन करना है। तो उस समय हमें लंघन के साथ साथ कहीं ना कहीं हो सके तो हम हल्का सा जो है वो जैसे एरंड तेल है वहां उसकी बस्ती दे सकते हैं, और उसमें हमें थोड़ा शुंठी मिलाना चाहिए, अजवाइन मिलाना चाहिए,
जीरा मिलाना चाहिए। उस तरह का जो पाचक द्रव्य है वो हम लैट्रिन के रास्ते से दे सकते हैं, मस्ती के द्वारा दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो विलंबिका की बात आई है, यहाँ पित्त का भी अनुबंध हो जा रहा है। जब पित्त का अनुबंध हो जा रहा है तो वो जो पहले कफ बात और कफ था, वहाँ पित्त का भी अनुबंध हो रहा है। तो पित्त के साथ साथ हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी कि यहाँ हमें तीनों दोष की कंडीशंस है, और नाम ही है विलंबिका, डिलेड, बहुत ही धीरे धीरे उसका चिरकालीन वो अवस्था रह जाती है। तो अकॉर्डिंग टू केसेस हमें कहाँ मेडिकल का पेशेंट है, कहाँ सर्जिकल पेशेंट है, बहुत ही युक्तिपूर्वक चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे पेशेंट की, ड्यू टू सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक में पेशेंट चला जाता है। लेकिन यह है कि यहाँ पे हमें वॉवेल साउंड सबसे पहला पॉइंट होता है कि वॉवेल साउंड स्लगिश है या डल है या फिर एब्सेंट है। तो हम इस 3 चीजों पे स्टडी करके अल्सर, विलंबिका और विसूचिका, इस तरह के केसेस को डील करते हैं सर। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत अच्छा बताया मैम, इतना ज्यादा वास्ट नॉलेज है आपका। और मैम जैसे ना हम अपना जो है ना आहार का, हम तो आहार कितना हमारा बड़े देश के अनुसार का, हमारे एरिया के अनुसार होता है। हम कहते हैं मूंग यूस ले लो, नारियल पानी ले लो, या चावल का वो ले लो, ठीक है ना, मंड पे या विलेपी। और आयुर्वेद में, इसमें एलोपैथ में क्या है, लोग उल्टे सीधे खाएंगे। ब्राउन ब्रेड खा लो। ब्राउन ब्रेड क्या होता है, सड़ा हुआ आटे का ही तो बनता है। वो वायु को और रुक्ष गुण करेगा, सगों और ज्यादा पेशेंट को ज्यादा खराब करेगा। ओट्स खा लो, पता नहीं, हमने तो कभी नाम नहीं सुने, मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी। वो क्या होता है, भरमा रोटी खा लो, आलू और उसमें मिक्स करके दे देते हैं ताकि वायु प्रकोपित और हो जाए, और रुक्षता बढ़ने के बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सर पोस्ट सर्जरी सबसे पहले चाय बिस्किट देते हैं, जो सबसे फर्मेंटेड चीज है। चाय और बिस्कुट अलाउ कर देते हैं सर्जरी के बाद में, पहले वो खाने के लिए बोलते हैं और फिर चाय खाना। बिस्किट और जूस, जो फर्मेंटेटेड वाले जूस है, जूस ले सकते हो, चाय बिस्किट ले सकते हो, देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं, इतना ज्यादा जहर और घोल देते हैं पेशेंट्स की, वहीं से ही सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अरविंद सर, जो ये बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद में खाना 2-3 चम्मच ही खा पाते हैं, अगर उनका खाना ज्यादा हो जाता है तो वो भी फिर ये अलसक और इसी में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है ना बार बार, पेशेंट मर भी जाते हैं बहुत सारा। हाँ सर, मैंने देखे ऐसे कैसे पोस्ट बैरियाट्रिक आए ना, तो उनको इमीडिएट उल्टी या ये हो जाती है। वो सिर्फ 2-3 चम्मच या 3-4 चम्मच से उनकी स्टार्टअप रहती है, उतना ही खाना खा पाते हैं वेट कम करने के लिए। वो तो अग्नि का अधिष्ठान को ही काट देते हैं, फिर वो क्या बचता है उनके बॉडी में। उसका फंडा ये रहता है सर, बैरियाट्रिक सर्जरी का फंडा ये रहता है भाई, ज्यादातर जैसे लोग भरपेट खाना खाते हैं, उसका स्टमक का साइज ना वो रिड्यूस कर देते हैं ताकि उसमें कम फूड आए। इंटेस्टाइन को कट कर दिया ताकि वो ज्यादा देर तक अंदर ना, उसमें न्यूट्रिशन तो सारा खत्म ही हो जाता है, जो एब्जॉर्प्शन रहता है जो हमें चाहिए प्रॉपर बॉडी के लिए। धीरे धीरे बॉडी और ज्यादा वीक होती जाती है, मतलब अगर क्षयात्मक संप्राप्ति होती है वहां पे। हाँ, तो वो धीरे धीरे पेशेंट ना वो खराब होते जाते हैं। वेट तो रोज हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, पर वो व्याधियां और ज्यादा, उससे भी ज्यादा परेशान हो जाता है पेशेंट, पहले से भी ज्यादा। मेन बात है कि रखा होगा समोसा लेकिन खा नहीं सकता है, मन कितना भी करेगा लेकिन खा नहीं सकता है, ये क्या है जी। इंड्यूस्ड अग्नि मानते हैं ना, इंड्यूस्ड आमाशय का ही स्थान कम कर दिया है। तो अग्नि और वो श्राव, वो सारी चीजें जो भी हमारे पाचक पित्त का कंसेप्ट है, वहीं पे पूरा कैसे वो हेल्दी हो सकते हैं पता नहीं। और बैरियाट्रिक सर्जरी में लाइफ तो नहीं रहता सर ज्यादा। कई सारे लोग तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से इन पोस्ट सर्जरी ही जाते हैं। अगर वो थ्रोम्बस अटक गया सर, तो इवन मैंने लंग्स वंग्स में भी देखा है कि पेशेंट पोस्ट सर्जिकल इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। फिर भी लोग इतनी महंगी सर्जरी ऑप्ट करते हैं वेट लॉस के लिए, क्योंकि हम पथ्य बताते हैं, हम बस्ती और ये सारी चीजें, लंघन, ये सारी चीजें लोग को ना वो सब नहीं है, वो सब डाइट नहीं फॉलो करना है। हाँ, वो सर्जरी करने के बाद करेंगे तो चलेगा। सर आपने जो श्लोक बताया है आम का, वो बहुत, सर एक मिनट में थोड़ी देर में बोलती हूँ। आवाज उधर ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। अंजना मैम, आपने प्रियंगाधिपति बोला या हिंगवाधिपति बोला? सबलिंगुअल कुपेलु हिंगवादी, कुपेलु हिंगवादी। अच्छा, ओके या, क्योंकि मैं डेली इसमें जो मतलब जिनका भी अपान का डेली इसमें जैसे त्रिबलु तवलियम देती हूँ, वैसे आरगवत कपिला भी यूज करती हूँ ना, तो मैं वही सोच रही थी आपने कुपेलु का जो रोल है ना मैम, वो स्पेशली जो हमारी
एक होता है ना इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ ये वर्क हुआ है और बहुत ही अच्छा आता है। मैं तो जस्ट आफ्टर सीजन सेक्शन जैसे आपने कहा ना, अजवाइन का पानी और कुपीलिंग वाली बत्ती, नेक्स्ट सेकंड जैसे अगर पेशेंट मुंह में रख ले और चूसने लगे ना, तो इतना बढ़िया इफेक्ट आता है कि इतना अनइवेंटफुल ये जाता है मिलती कि है लगता ही नहीं जी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। मैम कपिलू Thank you, को thank you, उसमें भी यूज करते हैं ना, वर्म इन्फेस्टेशन के लिए, कम्पिली का, हाँ उसी को वही है ना? कंपीलक अलग है सर, कंपीलक अलग है, अच्छा, कबीला है वो, हाँ कुपीलू है। कबीला, हाँ हाँ अच्छा, कबीला कबीला और है, ये कपिल। कुपीलू है जी सर। जी जी जी, वो कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। कुपीलू तो कुचला का नाम है ना? जी जी वही है जी। और एक हिंगू वचादी टेबलेट भी आती है चूसने के लिए, वो भी अच्छी रहती है, हिंगू वचादी। जी जी मैडम जी, बहुत अच्छी है वो जी मैम। और किसी को कुछ बताना है? आकांक्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ रेखा जी आप बोलिए कुछ। जी डॉक्टर सर। रेखा जी सर बोलिए। वो आपने जो आम का श्लोक बताया था ना, उसमें बड़ा अच्छा एक वाग्भट का भी श्लोक है ना, बड़ा फेमस, आम दोषम महाघोरम विजयत विष संज्ञकम विश्व रूपा शुकारित्वात् विरुद्धोपक्रमत्वतात। मतलब जो आपने पर्टिकुलर बताया कि कहीं पे भी सिम्टम होने के बाद जब अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो आम से ही रिलेटेड होता है, तो मतलब किस तरीके से ये विष रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और आशुकारित्व इसका बताया गया है कि कितने जल्दी इसके लक्षण सीवियर हो जाते हैं। मतलब कहने के लिए तो होता है, मतलब जैसे हम लोग ने विसूचिका में देखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुरु आहार से शुरू होता है। गुरु आहार सेवन ही त्रिदोष का कारण बन जाता है। मतलब हमको लगता है कि हमने खाना गुरु खा लिया, मतलब एक बार खाना कम खाया परवड़ेगा, लेकिन अगर आपने खाना ज्यादा खाया तो तुरंत त्रिदोष का प्रकोप करके, तुरंत आम करके, तुरंत वो विष की संज्ञा लेकर वो आशुकारित्व शरीर में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इसमें बताया गया, और जो आपने रिलेट इसको करके बताया, तो पर्टिकुलरली पेशेंट के हिस्ट्री देखने में ये हमको बहुत काम आएगा सर। और अल्सत में जैसे बताया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब दोषों का चरण नहीं होता है, तो दोष वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, और विसूचिका में उनको चलत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऊर्ध्व अधोगति से वो निकलने लगते हैं। लेकिन अल्सक में ये चीज नहीं हो पाती है, और वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं, और जिसके कारण फिर वो सिम्टम उस तरीके के दिखते हैं वहां पे, जैसे कफज बताया गया है, क्योंकि वो जगह भी आमाशय से रिलेटेड है और लक्षण भी सर। जी सर। आपने जो शब्द बोला परवड़ेगा, इसका मतलब सब सर वो उत्तर थोड़ा, भारतीय लोग बोलेंगे ये क्या बोल रही है अरे परवड़ेगा। वो नागपुर में आके थोड़ा उसकी लैंग्वेज टोन आ जाती है सर, बात करते अब करते बोले वो चलेगा, ऐसे चलेगा, लंगन के सॉरी तो कम खाए सॉरी तो सर, चलेगा, अब बोले परवड़ेगा, सॉरी। मराठी वर्ड बोल दिया। आकांक्षा मैम का कुछ कुछ बात बहुत हंसाता है, मुझे बाद में याद आता है, बहुत सारा मराठी शब्द बोलती है। नॉर्मल। जी रेखा सिंह जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सर मुझे बोलना था कि पैरालिटिक इलियस या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो केसेस हैं, अगर ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को आगे इन फ्यूचर में फिर क्या आहार विहार का मतलब ध्यान रखना चाहिए? वही दीपन पाचन अग्नि को ध्यान में रखें, और अनुलोमन कर बस्ती ले तो वो अच्छा रहेगा, वो सब नहीं होगा। मतलब दीपन पाचन ही और घृत पान तक्र आसवरिष्ठ ये सब का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सर मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है, बस 4 साल पहले बीएचयू में हुआ था, जी तो इसलिए मैंने पूछना था। ओके सर, थैंक यू। और आपका हाथ कैसा है जो आपको वो कीड़े ने काटा सर था? वो ठीक हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया, शायद कीड़ा ही काटा था, जी कुछ किया नहीं मैंने, पर ठीक हो गया वैसे ही। मैम इसमें ना स्नेहन का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, घृत वगैरह ज्यादा कराना चाहिए, क्योंकि रुक्षता नहीं रहनी चाहिए। जब जहाँ पे रुक्ष गुण आएगा ना अंदर, तो तभी फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ड्राई हो जाता है ना सारा। हाँ तो उसमें ना जैसे उनकी तो पूरी बॉडी ड्राई है सर, मेरी मम्मी हाँ तो की ड्राई वो ना body dry है। स्नेहन, जैसे ना कोई भी घृत आप यूज करें, महा पर वो तिक्त घृत में कोई भी यूज करे, तिक्त घृत है, महातिक्त घृत है। क्यों पाठक में गलत बोलो? अभी आप देखिए पवन जी, अब डिस्कस करने से कैसे दिमाग चल रहा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैम आप बस्ती भी दे सकते हैं, बस्ती और नस्य अगर देंगे ना तो उनका हमेशा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। और जैसे सर ने बताया स्निग्ध आहार, बस ये देखिएगा कि गुरु आहार ना करें, क्योंकि कभी भी अग्निमांद्य होने के लिए गुरु आहार में बहुत जल्दी आम निर्मित करता है, इंस्टेंट निर्मित करता है। मतलब भले ही वो उनके लिए शायद बहुत हेवी खाना गुरु ना हो, लेकिन जो गुणों से गुरु है
वो चीजें जो शीत है या फिर जी मैम वैसे ही उनकी अग्नि बहुत कम ही रहती है, तो तक्र वगैरह ज्यादा लेती हैं। दूध तो मुझे कप ही लेती नहीं हैं, मैम आजकल अनुवासन कई बस्ती खाती हैं वो। मैम गुरु और विरुद्ध आहार का भी बहुत बड़ा हाँ रोल हाँ इसमें प्ले होता है। और क्योंकि एक्चुअली विरुद्ध हम लोगों को लगता है कि जो हम केस पेपर में बस पूछ लेते हैं, विरुद्ध की एक बहुत बड़ी संकल्पना है जो को हमको चरक से जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे पास मैंने नोट्स बराबर बताए विरुद्ध के, मैं शेयर करूंगी, तो उसमें हाँ मैम, आपने शेयर किया था। बहुत तरीके के विरुद्ध उसमें बताया गया है। तो वो जी उस मैम। सबसे पेशेंट को दूर रखना, खासतौर से जब ऐसी कुछ कंडीशंस है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है या जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, जितनी तरह की व्याधि बढ़े, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैम जब से सर ने कंसेप्ट सिखाया है माधव निंदाल से, पूरा दिमाग ऐसे लगता है फिर से प्रैक्टिस बेसिक से शुरू करो। जिन लोगों का कार्ब का ये रहता है ना मैम इनटेक ज्यादा, जो सुबह सुबह कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करते हैं, जो लोग यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट से हमको बता रहे, इवन वो अग्नि मांद्य बहुत सीवियर करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो स्राव लगते हैं वो हमारे माइटोस से लेके सारी चीजें हमारे मुख से उसका पचन शुरू होता है। अगर वो उसको नहीं मिला, खास करके जो लोग टोबैको च्यूअर्स और निकोटिन इंटेक कर रहे हैं ना मैम, उनका अग्नि मांद्य, उनकी सारी बीमारियों का वजह, वो कितना भी पित्त बताए, एसिडिटी बताए, हार्ट पेशेंट बताए, लेकिन मैम उनका सबसे मेन, फिर वो हम ढूंढते रह जाते कि इसका तो कोई हेतु ही नहीं है, लेकिन हेतु है ना वो सिंपल, जो उनका हेवी इंटेक, कार्ब इंटेक रहता है, वो अंदर अपचन के फॉर्मेट में, अजीर्ण के फॉर्मेट में हमेशा उनको दिक्कत देता है, और वो फिर बड़ी वाली संप्राप्ति करता है। ये सर की वजह से मैं अभी पेशेंट देखती हूँ, उनकी डिटेलिंग में जाती हूँ ना, मतलब मेरे कुछ पेशेंट है एकदम लीन, एकदम वीक, उनका खाना अग्निबिल, लेकिन उनको आलू खाना ही है, आलू के बगैर उनका खाना वही नहीं होता है। और जब उनका आलू बंद कर दिया जाता है और वही आहार जो उनका पहले चल रहा है उसमें से रोटी बंद करके अगर भाकरी बोले, अम्बिल है, या फिर मैं जो कुछ लघुहार में देती हूँ, तो उनकी एचबी भी बढ़ता है, उनका भूख भी बढ़ता है, उनका वेट भी बढ़ता है। लेकिन लोग तैयार नहीं होते मैम, इनको बंद करने के लिए तैयार नहीं होते। मैम आप सही बोल रहे हैं मैम। एक्चुअली जैसे जो जनरली ऐसे मिलता है कि जो लीन एंड थिन पेशेंट्स हैं और जिनको इससे रिलेटेड सिम्टम है, तो उसमें कहीं ना कहीं वेगावरोध की हिस्ट्री और विरुद्ध आहार की हिस्ट्री से ही ये सिम्टम शुरू होते हैं। उसके बाद ये अल्सर के रूप में ज्यादा पाया जाता है, विसूचिका से ज्यादा ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा ये कारण ज्यादा मिलते हैं वेगावरोध के, और जिसके कारण फिर वो वेगावरोध का उसमें अपान की जो गति होती है वो विकृत होने के कारण फिर वो अल्सर की तरह फिर वो खाने का डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसका पता ही नहीं उसको कार्य क्या करना है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट में ये दोनों कारण अधिकतर मतलब ऐसा मिलता है कि इसमें विरुद्धाहार और वेगावरोध के ज्यादा लक्षण मिलते हैं, और रिलेटेड टू अल्सर ज्यादा लक्षण मिल जाता है ऐसे पेशेंट में कंपेरेटिवली टू विसूचिका, जो सर ने बताया। ठीक है, थोड़ा हम ब्रेक ले ले क्या? जी सर। यस सर, थैंक यू अंकाशा मैम।